बारिश इतनी तेज थी कि चंद फीट के फासले से भी कुछ दिखाई ना दे रहा था। अंधेरे ने उस रात तमाम आलम को अपनी लपेट में लिया हुआ था और इधर बादलों की गरज ने दिल दहला रखे थे। बिजली बार बार चमक कर खौफ में मजीद इजाफा कर रही थी। उस रात बारिश इतनी तेज हो रही थी कि लगता था वो आज सब कुछ बहा कर ले जाएगी। ऐसी खतरनाक सूरत हाल में रॉकी अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उसकी साथ वाली सीट पर उसकी नई नवेली दुल्हन क्रिस्टी बैठी थी। दोनों की शादी को अभी 4 दिन ही गुजरे थे और वो दोनों हनीमून मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन के लिए जा रहे थे। मगर उन्हें क्या पता था कि रास्ते में उन्हें इतनी भरपूर और अंधाधुंध बारिश आ लपेटेगी। इस तेज बारिश में रॉकी अपनी आंखें फाड़े अंधेरे में सड़क देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवा और बारिश की लपेटें उसकी विंड स्क्रीन पर पड़ रही थीं। वो इस वक्त बड़ी खौफनाक सूरत हाल से जूझ रहा था। ये रास्ता मुकम्मल सुनसान था और सड़क पर उनकी गाड़ी के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी भी दिखाई न दे रही थी। सड़क के एक जानिब बुलंदो बाला पहाड़ थे तो दूसरी जानिब सैकड़ों फीट गहराई थी। रॉकी जानता था कि जरा सी बेहतियाती खतरनाक हादसे का सबब बन सकती है, लिहाजा वो बहुत एहतियात के साथ अपनी कार को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहा था। साथ बैठी उसकी बीवी क्रिस्टी थोड़ी खौफजदा लग रही थी। क्रिस्टी को पहाड़ी इलाके घूमने का बहुत शौक था, इसलिए अपनी शादी के बाद वो हनीमून मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन का ही इंतखाब करने वाली थी। सो उसने ऐसा ही किया, लेकिन उसे क्या खबर थी कि मौसम इतना खराब हो जाएगा। वो डर से सहमी हुई रॉकी को देखे जा रही थी, जो अपनी गाड़ी को सड़क पर रखने की कोशिश कर रहा था। अंधेरा इतना था कि रॉकी बार बार गाड़ी को सड़क से नीचे उतार जाता। उसे गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। रॉकी, बारिश बहुत तेज हो गई है, प्लीज गाड़ी को रोक दो, क्रिस्टी ने अपने चेहरे पर हाथ बोलते हुए कहा। क्रिस्टी की बात सुनकर रॉकी ने क्रिस्टी की जानिब देखा तो क्रिस्टी का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। रॉकी ने प्यार से क्रिस्टी की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरी जान, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, रॉकी ने क्रिस्टी को तसल्ली देते हुए कहा। जैसे ही रॉकी ने क्रिस्टी से नजरें हटाई तो अचानक रॉकी को महसूस हुआ जैसे सड़क के दरमियान में कोई इंसान खड़ा है। उसने सफेद लिबास पहना हुआ था। रॉकी ने बड़ी फुर्ती के साथ कार को ब्रेक लगाई, मगर सड़क गीली होने की वजह से कार तेजी से उस आदमी से टकरा गई। एक जोरदार धमाका हुआ और वो आदमी उड़कर कहीं दूर जा गिरा था। इस इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी तकरीबन घसीटती हुई हिफाजती रेलिंग से जा टकराई। क्रिस्टी के मुंह से एक तेज चीख निकली। वो पूरी जान से कांपने लगी। रॉकी ने जल्दी से कार को रोका और दरवाजा खोलकर छतरी ताने नीचे उतरा। क्या हुआ रॉकी, क्या हुआ? क्रिस्टी ने हैरान होते हुए रॉकी से सवाल किया। वो हमारी कार से कोई टकराया है, शायद वो जख्मी हो गया है, रॉकी बौखलाकर बोला और तेज कदमों से सड़क पर आगे की जाने बढ़ गया। उसकी नजरें अंधेरे में उस आदमी को तलाश कर रही थी जो अभी उनकी कार से टकराया था। वो अपनी दोनों तरफ देखने लगा। इधर बारिश मुसलसल हो रही थी और साथ हवा भी साए साए चल रही थी। बारिश में भीगते हुए रॉकी काफी गीला हो गया था। छतरी तान लेने के बावजूद भी हवा के थपेड़े रॉकी को गीला कर रहे थे। वो इस अंधेरी सड़क पर आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी चारों तरफ देख रहा था, मगर उसे कोई नजर ना आया। आखिर वो सफेद लिबास वाला कहाँ गया जो मेरी कार से टकराया था? रॉकी ने खुद से सवाल किया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहीं वो सफेद लिबास वाला मेरे दिमाग का वहम तो नहीं था? रॉकी ने फिर सोचा और धीरे कदमों के साथ वापस अपनी कार की जाने बढ़ने लगा। कार में बैठकर उसने पहले अपने गीले हाथ और मुंह साफ किए। क्या हुआ? क्रिस्टी ने रॉकी से सवाल किया। कुछ नहीं, बाहर सड़क पर तो कोई भी नहीं, रॉकी ने क्रिस्टी की बात का जवाब दिया। फिर वो शख्स कहाँ गया जो हमारी गाड़ी से टकराया था? क्रिस्टी ने जरा खौफजदा होते हुए पूछा। पता नहीं यार, रॉकी ने जवाब दिया और फिक्रमंदी की गहरी शिकने उसके माथे पर रुनुमा हो गई। रॉकी ने दोबारा कार स्टार्ट की और अपना सफर शुरू कर दिया। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, शायद हम अपना सफर जारी न रख सकें, रॉकी ने बड़बड़ाते हुए कहा।
तो फिर इस अंधेरी रात और तूफान में हम लोग कहाँ जाएंगे? क्रिस्टी ने सवालिया नजरों से रॉकी की जानिब देखते हुए कहा। देखते हैं, शायद आगे कोई सराय या छोटा मोटा सा होटल मिल जाए, रॉकी ने जवाब दिया। अचानक क्रिस्टी की नजर एक बोर्ड पर पड़ी। वो देखो रॉकी, वो बोर्ड देखो सामने। क्रिस्टी ने रॉकी की तवज्जो एक बोर्ड की जानिब दिलाई जिस पर होटल का निशान बना हुआ था। रॉकी ने बोर्ड के करीब कार रोकी और बोर्ड पढ़ने लगा। उस बोर्ड पर ग्रेट वर्ल्ड के नाम से होटल का निशान आवेजा था। रॉकी ने फौरन ही अपनी कार उस सिमत बढ़ा दी जहां पर सराय तक जाने के लिए बोर्ड पर तीर के निशान से इशारा किया गया था। कच्चे रास्ते पर कुछ ही दूर सफर करने के बाद उनकी कार एक पुरानी तर्ज की इमारत के सामने पहुंच गई। इस इमारत पर भी वही नाम लिखा हुआ था। कैसी अजीब इमारत है, क्रिस्टी ने होटल की इमारत को देखते हुए कहा। हाँ यार, सराय से ज्यादा भूत बंगला मालूम होता है। रॉकी ने भी इमारत को बगौर देखा। खैर, मजबूरी है, आज रात हमें इसी सराय में रात बसर करनी होगी। इतना कहकर रॉकी ने कार का दरवाजा खोला और छतरी तानकर कार से नीचे उतर गया। उसके साथ क्रिस्टी भी छतरी खोलती हुई कार से नीचे आ गई। दोनों छोटे छोटे कदम उठाते हुए उस होटल की जानिब बढ़ने लगे। होटल के इतराफ में बड़े बड़े सनोबर के दरख्त लगे हुए थे, मगर वो न जानते थे कि एक दरख्त के ऊपर सफेद लिबास में खौफनाक शक्ल की एक मखलूक बैठी थी जो क्रिस्टी और रॉकी को बड़ी पुरइसरार नजरों से देख रही थी। उसके लबों पर एक मैनी खेज मुस्कुराहट थी। आओ आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। उसने एक जोरदार चीख मारी और दरख्तों की ऊंट में छुप गई। क्रिस्टी ने जब यह खौफनाक आवाज सुनी तो वो सहम कर रॉकी से लिपट गई। रॉकी, क्या तुमने ये आवाज सुनी? वो कितनी भयानक थी। वो डरते हुए बस रॉकी के जिस्म के साथ चिपकी हुई थी। हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी है, लेकिन हो सकता है ये हमारा वहम हो। रॉकी और क्रिस्टी होटल के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी छतरियां बंद की और पानी टपकाती छतरियों को दरवाजे के पास रखकर होटल के अंदर दाखिल हो गए। अंदर से होटल काफी बेहतर हालत में था। वो दोनों कदम उठाते हुए काउंटर तक पहुंचे। काउंटर पर एक अजीब और बूढ़ा सा शख्स बैठा हुआ था। रॉकी ने नोट किया कि वो बूढ़ा खुली आंखों से सो रहा था। अचानक उसने अपना सर काउंटर पर रख दिया और जोर जोर से खराटे लेने लगा। रॉकी ने उस बूढ़े शख्स को बड़ी हैरत से देखा और काउंटर के करीब हुआ। अरे बड़े मियाँ, सुनते हो? रॉकी ने आवाज लगाई। अचानक उसने अपनी गर्दन ऊपर की जानिब उठाई। रॉकी और क्रिस्टी ने जब उसकी जानिब देखा तो दोनों खौफजदा होकर 2 कदम पीछे हट गए, क्योंकि बड़े मियाँ की आंखें ही नहीं थीं, बल्कि आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। रॉकी और क्रिस्टी खौफजदा नजरों से बड़े मियाँ को बस घूरे जा रहे थे। उनकी जबान गुंग हो गई थी। अचानक बड़े मियाँ ने अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखा और आंखें मसलने लगा। क्या बात है? बड़े मियाँ ने आंखें मसलने के बाद रॉकी और क्रिस्टी की जानिब देखते हुए कहा। क्रिस्टी बहुत ही खौफजदा थी। उसे काउंटर पर बैठा ये शख्स किसी भूत से कम मालूम ना हो रहा था। वो तो बस रॉकी का बाजू पकड़े उसकी पीठ से चिपकी हुई थी। इधर रॉकी को भी ये होटल पसंद नहीं था, मगर मजबूरी थी। उन्हें हर हालत में आज की रात इसी होटल में बसर करना थी। हमें एक कमरा चाहिए, रॉकी ने अपने हवासों पर काबू करते हुए कहा। मिल जाएगा कमरा। इस मौसम में अक्सर होटल खाली ही रहता है। बड़े मियाँ ने बड़बड़ाते हुए एक बड़ा सा रजिस्टर रॉकी के सामने रख दिया। अपना नाम पता यहाँ लिख दो, बड़े मियाँ ने रॉकी को कलम देते हुए कहा। रॉकी ने रजिस्टर खोला और अपना नाम और मुकम्मल पता लिखने लगा। उसी वक्त बड़ी सी एक स्याह मकड़ी छत से सीधी रॉकी के हाथ पर गिरी। रॉकी के मुंह से एक चीख निकल गई और वो बुखलाकर अपना हाथ झटकते हुए काउंटर से पीछे हट गया। रॉकी के हाथ झटकने की वजह से मकड़ी उसके हाथ से नीचे गिर गई और काउंटर पर रेंगने लगी। क्रिस्टी भी ये देखकर शदीद खौफजदा हो गई। जलील कमीनी, तुझे बहुत जल्दी है, बड़े मियाँ ने गुस्से से चीखा और रजिस्टर उठाकर मकड़ी पर दे मारा। रजिस्टर की ज़रब से मकड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और काउंटर पर ही उसका स्याही माइल खून फैल गया। बड़े मियाँ ने मकड़ी को मारने के बाद उसकी लाश अपनी उंगलियों की मदद से उठाई और रॉकी के चेहरे के सामने की। इतनी बड़ी मकड़ियां देखकर रॉकी भी खौफजदा हो गया था। बड़े मियाँ ने मकड़ी की लाश को डस्टबिन में फेंका और एक पुराना कपड़ा निकालकर
मकड़ी का खून साफ किया। यहाँ काफी मकड़ियां हैं। दरअसल करीब में जंगल है, इसलिए ये कीड़े मकोड़े होटल में आ जाते हैं, बड़े मियाँ ने कहा। फिर बड़े मियाँ ने एक गैर मानूसी आवाज निकाली। ये आवाज सुनकर काउंटर के पीछे बने कमरे से एक लड़की नमूदार हुई और बड़े मियाँ के पास आ खड़ी हुई। इन दोनों को ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दो। बड़े मियाँ ने काउंटर की दराज से चाबी निकालकर लड़की को देते हुए कहा। लड़की ने बड़े मियाँ से चाबी ली और फिर वो काउंटर से बाहर आई और उसने रॉकी और क्रिस्टी को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दोनों भी उस लड़की के पीछे चलने लगे। राहदारी में कुछ देर चलने के बाद लकड़ी से बनी सीढ़ियां आ गईं। वो लड़की अचानक सीढ़ियों की तरफ मुतवज्जा हुई और ऊपर को चढ़ने लगी। उसके पीछे रॉकी और क्रिस्टी भी सीढ़ियां चढ़ने लगे। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर लड़की ने एक कमरे के दरवाजे के की होल में चाबी लगाई और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। इधर क्रिस्टी और रॉकी भी उस लड़की की तकलीद करते हुए कमरे में दाखिल हो गए। रॉकी और क्रिस्टी के कमरे में दाखिल होते ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उन दोनों ने अपना बैग नीचे रखा और सोफे पर बैठ गए। वो दोनों मियाँ बीवी बस हैरत से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कितना भयानक होटल है, मुझे तो देखकर ही घिन आ रही है, क्रिस्टी ने रॉकी को मुखातिब किया। हाँ, कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। आज रात हम यहीं गुजारेंगे और सुबह सफर के लिए निकल चलेंगे। तुम परेशान ना हो और फ्रेश हो जाओ, रॉकी ने क्रिस्टी से कहा। यह कमरा अंदर से साफ था और इस्तेमाल की तमाम चीजें भी इसमें मौजूद थीं। एक पुराना सोफा और एक बड़ा सा बेड इस कमरे में मौजूद था और इस बेड पर सफेद चादर बिछी हुई थी। अचानक रॉकी की नजर इस पलंग की बेडशीट पर पड़ी। इस चादर पर सुर्ख रंग से एक इंसानी शक्ल बनी हुई थी। कैसी अजीब चादर है, क्या तुम ये चादर बदल सकती हो? रॉकी ने मसहरी के पास आते हुए कहा। अभी स्टॉक में कोई चादर नहीं है, रात इसी चादर के साथ बसर करना पड़ेगी, लड़की ने जवाब दिया। फिर वो कमरे की चाबी क्रिस्टी के हवाले करके वहां से चली गई। क्रिस्टी परेशानी के आलम में रॉकी के करीब आई। रॉकी, मुझे तो ये जगह बहुत पुरस्कार लग रही है। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई, तुम जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, रॉकी ने क्रिस्टी को दोबारा कहा। ना जाने रात का ये कौन सा पहर था कि क्रिस्टी की आंख खुल गई। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। क्रिस्टी को एक अचानक अजीब सा एहसास होने लगा था। उसने अपने मुंह से चादर हटाई और कमरे में नजर दौड़ाई, क्योंकि क्रिस्टी ने नींद में महसूस किया कि कमरे में बहुत सारे लोग चल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। तभी बेकरार होकर उसने चादर अपने मुंह से हटाकर इधर उधर का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो अचानक खौफ से लरज उठी थी। कमरे में चारों तरफ लंबा और ढीला ढाला सा सफेद लिबास पहने कई लोग घूम रहे थे। उनके चेहरे बेहद भयानक थे और दांत बाहर की जानिब निकले हुए थे। हाथों के नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे। क्रिस्टी को आंखें खोलता देखकर वो सब क्रिस्टी के करीब आने लगे। उस अनजानी मखलूक को देखकर क्रिस्टी के तो हवास ही उड़ गए थे। वो चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज उसके हल्क में घुटकर रह गई थी। उन लोगों में से एक भयानक शक्ल वाला आदमी आगे बढ़ा और क्रिस्टी के करीब आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों वाला हाथ आगे किया और क्रिस्टी का गला पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसके हाथ क्रिस्टी के गले तक पहुंचे तो क्रिस्टी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। यह चीख इतनी जोरदार थी कि होटल की तमाम दीवारें लरस गईं और रॉकी भी हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ? यह चीख कैसे थी? कमरे की इस मध्यम रोशनी में वो आंखें फाड़ फाड़ कर क्रिस्टी की जानिब देख रहा था, लेकिन क्रिस्टी तो मानो अपने होश में ही ना थी। मैंने यहां बहुत सारे लोग देखे जो अभी हमारे कमरे में मौजूद थे। ओ क्रिस्टी यार, घबराओ नहीं, लगता है ज्यादा सफर करने की वजह से तुम बहुत थक चुकी हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि तुम जब से होटल में आई हो बस खौफजदा हो। अपने आप को कंट्रोल में रखो और सोने की कोशिश करो। हमने कौन सा यहाँ सारी जिंदगी रहना है, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, रॉकी ने क्रिस्टी को तसल्ली देते हुए कहा। रॉकी, मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा है कि वो आदमी जो हमारी गाड़ी से टकराया था वो अचानक कहाँ चला गया। क्या वो कोई बदरूह तो नहीं थी?
मेरा तो बस खौफ के मारे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और इस कमरे की वहशत मेरे खौफ में मजीद इजाफा कर रही है। मैं कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर है। तुम सो जाओ, मैं अभी जाग रही हूँ। अगर मुझे नींद आ गई तो मैं भी सो जाऊंगी। अच्छा, जैसे तुम्हारा दिल करे। मैं तो बहुत थक गया हूँ। गुड नाइट हनी। ये कहकर रॉकी सो गया और क्रिस्टी ने साइड टेबल पे पड़ा हुआ पानी का जग उठाया और गिलास में पानी भरने लगी। प्यास से उसका गला खुश्क हो रहा था। कमरे की उस हल्की रोशनी में उसे तमाम चीजें वाज़ेह दिखाई दे रही थी। अब कमरे में कोई भी मखलूक ना थी, ना कोई शोर था और ना ही चलता फिरता हुआ उसे कोई नजर आ रहा था। उसने पानी का गिलास अपने होठों से लगाया और घटाघट एक ही सांस में पी गई। कुछ देर तक क्रिस्टी यूं ही बैठी रही और आहिस्ता आहिस्ता उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। अभी क्रिस्टी को सोए हुए 5 मिनट ही गुजरे थे कि बेड के सराहने से इंतहाई खौफनाक 2 हाथ नमूदार हुए। इन लंबे लंबे हाथों पर लंबे लंबे और भयानक से नाखून थे जो क्रिस्टी के गले की जानिब बढ़ रहे थे। लेकिन वो तो मदहोश सोई हुई थी, उसे क्या मालूम था। उन हाथों ने पूरी कुव्वत से क्रिस्टी के गले को दबोच लिया और नाखून उसकी गर्दन में गड़ा दिए। क्रिस्टी ने आंखें खोल दी और जोर जोर से तड़पने लगी। वो खुद को उन मजबूत हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितनी भी ताकत लगा रही थी, नाखून उसकी गर्दन में और भी ज्यादा धंस रहे थे। अचानक क्रिस्टी की गर्दन से खून की धारें बरामद हुई। क्रिस्टी बेड पर तड़प रही थी और रॉकी को तो मानो कोई इल्म ही ना था। वो तो इस तरह से सो रहा था जैसे सदियों से वो सोया ही ना था। अचानक क्रिस्टी ने फिर एक जोरदार चीख मारी और हड़बड़ाकर उठ बैठी। रॉकी, रॉकी उठो, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसने निहायत ही भयानक सपना देखा था। वो खौफ के मारे रॉकी को जोर जोर से हिला रही थी। इधर रॉकी अधमरी आवाज में बोला, क्रिस्टी क्या हो गया है? शायद तुम फिर डर गई हो। रॉकी, रॉकी, किसी ने मेरे गला दबाने की कोशिश की और नाखून मेरे गले में पेवस्त कर दिए। ये देखो, मेरा पूरा जिस्म भी खून से भरा हुआ है। क्या क्या कह रही हो? रॉकी ये सुनकर बेड से उठ बैठा और फौरन ही टेबल पर पड़े लैंप की लाइट ऑन कर दी। वो ये देखकर हैरान हो गया कि क्रिस्टी बिल्कुल सही सलामत थी। उसके जिस्म और गले पर कहीं भी खून ना था। ओहो, तुमने तो मेरी जान निकाली थी। मुझे लगता है शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। प्लीज सो जाओ। देखो, रात के 2 बज रहे हैं और हमें सुबह सफर भी करना है। ये कहकर रॉकी ने फिर से चादर तानी और नींद में खो गया। लेकिन क्रिस्टी वहीं भूत बने बैठी रही। बाहर का मौसम अभी वैसे का वैसा था। तेज हवाएं सनसना रही थी और बारिश अपने जोरों शोर के साथ जारी थी। हवा के थपेड़े खिड़कियों को चटपटा रहे थे। क्रिस्टी खिड़की से बाहर की जानिब देख रही थी। लम्हे लम्हे बाद उसे बिजली की चमक खिड़की के शीशों से दिखाई दे रही थी। उफ मेरे खुदा, मैंने ही क्यों जिद की? वो खुद को कोस रही थी। काश मैं ये जिद न करती तो हम इस मुसीबत में न फंसते। अभी वो यही सोच रही थी कि खिड़की के सामने मौजूद दरख्त की शाख पर उसे कोई अनजानी सी मखलूक नजर आई, जो कि बादलों की गरज के साथ पैदा होने वाली बिजली में साफ दिखाई दे रही थी। ये एक सफेद रंग की बदरूह थी जो दरख्त की चोटी पर सामने नजर आ रही थी। क्रिस्टी अपने कमरे के बेड से सामने लगी खिड़की से उसे बागौर देख सकती थी। जैसे ही बिजली चमकती तो वो खौफनाक बदरूह उसे साफ दिखाई देती। ये देखकर वो और भी सहम गई थी। सफेद लिबास पहने उस बदरूह के हाथ में शायद किसी इंसान का दिल था जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। उसका मुंह खून से भरा था और उसका सफेद चुगा गोश्त और खून से लिथड़ा हुआ था। उसने एक इंतहाई भयानक मुस्कुराहट के साथ क्रिस्टी की जानिब देखा और अपना एक बाजू उसकी तरफ बढ़ा दिया, जैसे वो इशारा कर रही हो कि इसके बाद अगला नंबर तुम्हारा है। क्रिस्टी ये देखकर दहल गई और एक खौफनाक चीख मारकर बेड से खड़ी हो गई। उसने एक बार फिर खिड़की के बाहर की जानिब देखा, लेकिन अब की बार उसे दरख्त की चोटी पर कुछ भी नजर न आया। वो भयानक बदरूह जा चुकी थी। क्रिस्टी की चीख सुनकर रॉकी फिर से उठ बैठा
और बेड से उठकर उसने क्रिस्टी को गले से लगा लिया। क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या हुआ? इधर आओ मेरे पास। अच्छा बाबा, मैं नहीं सोता। यह कहकर उसने क्रिस्टी को अपने गले से लगा लिया, लेकिन क्रिस्टी खौफ के मारे कपकपा रही थी और उसकी आंखों से आंसू थे, मानो उसने एक बहुत बड़ी दहशतनाक चीज देखी थी। वो बस रोई जा रही थी और बार बार खिड़की की जानिब इशारा कर रही थी। रॉकी ने बाहर खिड़की की जानिब देखा तो उसे वहां कुछ भी नजर न आया। रॉकी ने बढ़कर खिड़की पर पड़ा हुआ पर्दा नीचे गिरा दिया और क्रिस्टी का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया। क्रिस्टी ने खौफ से आंखें मूंदी हुई थी और रॉकी के गले से लगकर बस ज़ारों ज़ार रोए जा रही थी। क्रिस्टी, तसल्ली रखो, मैं जाग रहा हूं। देखो, अब बारिश भी कुछ थम चुकी है, उसने क्रिस्टी को तसल्ली देते हुए कहा। रॉकी, वो दरख्त पर मैंने एक बदरूह को देखा जिसके हाथ में एक इंसानी दिल था और वो उसे अपने भयानक दांतों से चबा चबा कर खा रही थी। रॉकी ने क्रिस्टी की इस बात को वहम समझा और उसे थपकाने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे से फिर वही शोर बरामद होने लगा। ये शोर ऐसा था जैसे कोई मरते वक्त चीख रहा हो और इंसानी हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। रॉकी ये आवाजें अपने कानों से सुन रहा था, मगर उसका जहन खुली आंखों से इस सब पर यकीन न कर रहा था। अचानक कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। साइड पर पड़ा हुआ टेबल लैंप एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और कमरे की खिड़की भी खुद ब खुद खुल गई। हवा इतनी जोरदार थी कि उसने खिड़की को तोड़ दिया और रॉकी ये मंजर अपनी फटी फटी आंखों से देखने लगा। अचानक उसकी नजर बेड के दूसरे किनारे पर पड़ी तो रॉकी की चीख निकल गई। वहां एक सफेद लिबास पहने और बाल खोले हुए एक खौफनाक बदरूह बैठी हुई थी। उसके हाथ में अभी भी गोश्त का एक टुकड़ा था। देखने में वो ऐसा था जैसे कोई इंसानी दिल हो। वो बदरूह उसे अपने दांतों से चबा रही थी और टिकटिकी बांधे क्रिस्टी को देखे जा रही थी। कौन हो तुम? रॉकी सहमी हुई आवाज के साथ बोला। रॉकी की आवाज सुनकर उस बदरूह ने एक जोरदार कहकहा लगाया जिससे पूरा कमरा गूंज उठा। मैं तुम्हारी मौत हूं। तुम लोग कभी जिंदा इस होटल से बच के ना जा पाओगे। वो बस टिकटिकी बांधे क्रिस्टी को देखे जा रही थी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? प्लीज यहां से चली जाओ, हम पर रहम खाओ। रॉकी के मुंह से यह बात सुनकर उस खौफनाक बदरूह ने एक और कहकहा लगाया। तुम पर रहम खाऊं? तुम पर? क्या तुमने मुझ पर रहम खाया था? क्या तुम्हें वो दिन भूल गया जब मैं चीखती और चिल्लाती रही और तुमसे रहम की भीख मांगती रही थी, मगर तुमने धोखे से मेरी इज्जत तार तार कर दी और अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर मुझे रौंदते हुए चले गए थे। क्या वो दिन तुम्हें भूल गया है? अब वो खौफनाक बदरूह एक इंसानी रूप में आ चुकी थी। ओह ओ मेरे खुदाया, ये तुम हो? रोशनी, रोशनी, ये तुम हो? हाँ, ये मैं हूं, खौफनाक बदरूह ने करख्त लहजे में जवाब दिया। अचानक रॉकी अपनी माजी की परछाइयों में गुम हो गया। उसे वो कॉलेज का जमाना और तमाम बातें याद आने लगी। रोशनी उसकी क्लास फेलो थी और बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दिल ही दिल में रॉकी से बहुत मोहब्बत करती थी और हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देती थी। लेकिन रॉकी उसकी मोहब्बत को छोड़कर उसके जिस्म का भूखा था और इसी ताक में था कि कब उसको मौका मिले और वो रोशनी का जिस्म नोच खाए। रॉकी के जहन में वो तमाम बातें किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। ये गर्मियों की छुट्टियां थीं जब रॉकी ने रोशनी को बहला फुसलाकर आउटिंग के लिए तैयार किया था और अपनी बीवी क्रिस्टी की तरह उसे घुमाने के लिए ले आया था। मगर उसका दिल और नीयत साफ न थी। उसे तो बस रोशनी के जिस्म से मतलब था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर रोशनी का रेप किया और किसी सुनसान पहाड़ी इलाके में उसे सड़क पर बरहना छोड़कर निकल गया। बेचारी रोशनी लुटी पुटी अपनी इज्जत गवाए सुनसान सड़क पर अकेली जा रही थी। वो किसी मदद की तलाश में थी, मगर उस बयाबा में भला किसने आना था। अचानक दूर सड़क पर उसे एक गाड़ी की रोशनी दिखाई दी
वो उस गाड़ी की तरफ लपकी, मगर वो गाड़ी इतनी तेज थी कि रोशनी को टक्कर मारते हुए उसे कुचल कर निकल गई थी। और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि रॉकी की ही थी। उसने जानबूझकर रोशनी को सड़क पर फेंक दिया था, और जब उसे खौफ हुआ कि रोशनी उसके बारे में सबको बता देगी तो उसने उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। बस उस दिन के बाद रोशनी की बदरूह उन पहाड़ों में घूमती थी। वो अपना बदला लेने की खातिर न जाने कितने रॉकी मार चुकी थी। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, रॉकी ने आजिज़ाना लहजे में रोशनी की मिन्नत करते हुए कहा। हो नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी इस बीवी का दिल खाऊंगी और इसका खून पीऊंगी ताकि मेरे कलेजे को ठंड पड़े और तुम भी यहां से जिंदा ना जा पाओगे। ये बात करके रोशनी फिर जोरदार कहके लगाने लगी। उधर क्रिस्टी ये सारी बातें सुनकर बेहोश हो चुकी थी। उसने आज तक इतना खौफनाक चेहरा ना देखा था। अचानक रोशनी ने अपना हाथ बढ़ाया और रॉकी की गर्दन में पेवस्त कर दिया। उसके लंबे लंबे नाखून रॉकी की शहरग में गड़ गए थे और उसकी गर्दन से गरम गरम खून उबल रहा था। रोशनी एकदम से रॉकी के ऊपर आ गई और उसकी गर्दन में अपने दांत पेवस्त कर दिए और गर्दन से उबलता हुआ खून पीने लगी, मानो वो सदियों से प्यासी हो, खून की प्यासी। रॉकी के गले से एक खरखराहट की आवाज पैदा हुई और वो जोर जोर से टांगे मारने लगा, लेकिन रोशनी उस पर कहां रहम खाने वाली थी। वो अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ाए बस उसका खून पीती रही। उसके दिल में बदले की आग थी जिसे वो रॉकी के खून से ठंडा कर रही थी। ना जाने कितनी देर वो रॉकी का खून पीती रही और उसके चेहरे को अपने नाखूनों से नोचती रही। रॉकी मर चुका था, उसका जिस्म बेजान हो चुका था, बदले की आस पूरी हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी, तेज हवाएं थम चुकी थी, तूफान गुजर चुका था और तमाम आलम में खामोशी छा चुकी थी। सुबह जब क्रिस्टी की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। उसके घर वाले उसके इर्द गिर्द मौजूद थे और साथ में पुलिस इंस्पेक्टर भी बैठे थे जो क्रिस्टी का बयान रिकॉर्ड करने की खातिर आए थे। कल रात तूफान में एक गाड़ी की टक्कर लगने की वजह से एक लड़की की मौत हो चुकी थी और पुलिस ढूंढते ढूंढते क्रिस्टी के होटल तक आ पहुंची थी। उन्होंने इधर उधर से पूछगछ की तो मालूम हुआ शायद वो लड़की इसी कार से टकराई थी। रॉकी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था और पुलिस अपनी तफ्तीश अब भी कर रही थी। इधर क्रिस्टी खौफ में मुब्तला थी। जो भयानक वाकया उसके साथ गुजरा उसने क्रिस्टी के ज़हन पर बहुत बुरा असर छोड़ा, लेकिन वो दिल में खुश भी थी कि एक मासूम लड़की के कातिल को सजा मिल गई और उसकी सारी जिंदगी तबाह होने से बच गई। उसने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड कराया और 2 दिन एडमिट रहने के साथ वापस अपने घर चली गई। वो दिल ही दिल में रोशनी के लिए दुआ गो थी। तकरीबन 1 साल बाद क्रिस्टी की दोबारा शादी हो गई, लेकिन आज भी जब उसे ये वाकया याद आता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूला करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।